वाह, अगर ऐसे आपका सब्जेक्ट तैयार है तो प्रीलिम्स में कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। और इस पैटर्न को आप हर एक सब्जेक्ट पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ तो रहा है उस टॉपिक से, लेकिन कैसे पूछ रहा है, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आप सभी की डिमांड पर ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। देखिए, इस वीडियो में जैसे कि मैंने लास्ट जो सभी सब्जेक्ट मैंने वीडियो बनाई है, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और आपकी इकोनॉमी की, अभी इकोनॉमी की पहले बना चुका हूँ मैं जनवरी के टाइम पर, और लगभग सभी सब्जेक्ट की बनाई है। आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, हर एक सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि मैं हर बात को एक बेसिक से और साथ में एविडेंस प्रूफ करके बताता हूँ आपको। और आपको वही चीज़ चाहिए होती है यूपीएससी के लिए, आपको कोई बिना अनफिल्टर्ड वाली चीज़ें बताए, कोई फिल्टर लगाए बिना, जो आपको सच बताए कि हाँ रियलिटी है तो है, नहीं है रियलिटी तो नहीं है। ठीक है? तो अब ज्योग्राफी के लिए भाई मैं भी वही एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अदर टीचर्स या मेंटर्स की तरह नहीं कि ये कर लो वो कर लो और अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। कैसे कि ज्योग्राफी देख लिया तो एनसीईआरटी पटक दिया सिर्फ, कि एनसीईआरटी खत्म कर दो, 6 to 12 कर दो, कोई बोल रहा है 11 कर लो, बस इतना में हो जाएगा। मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप पीवाईक्यू को देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि रियल सोर्स है क्या और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपसे कोई ये बोले कि आप सिर्फ 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और आपका प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो ये बात ठीक है, लेकिन अधूरी है बहुत ज़्यादा। ये बात सिर्फ 50% ठीक है, 50% बात है वो उन्होंने बताई ही नहीं। ठीक है? तो इस वीडियो में बात करूँगा आपसे क्या, ज्योग्राफी को तैयार करने के पैमाने वो क्या-क्या हैं? पैमाने का मतलब क्या होता है, कहाँ नॉलेज काम करेगी, कहाँ पीवाईक्यू क्या काम करेगा, कहाँ आपकी प्रैक्टिस काम करेगी। नॉलेज के लिए कौन से क्वेश्चंस, अप्लाइड फॉर्म वाले, आपके कॉन्सेप्चुअल वाले और फैक्चुअल वाले, तो उनको कैसे तैयार करना है, तो मैं हर एक चीज़ पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा सीधा-सा कि अब टाइम नहीं है, लगभग 1 महीना बचा है अब लास्ट 1 महीना बचा है। ज्योग्राफी मुझे पता है आपने 1 या 2 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन इस जस्ट वीडियो के बाद जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना कर लीजिए, 95% कॉन्फिडेंस में होंगे आप। 5% देखिए मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत डर लगता है, 95% कॉन्फिडेंस में आएँगे और आपके 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि सिर्फ इतना कर लीजिए। अगर 12 क्वेश्चन आएँगे, तो 12 में से 9 से 10 क्वेश्चन आपके ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो सबसे पहले वही बात जो कि मैंने किसमें, पॉलिटी में बताई थी और आपकी एनवायरनमेंट में, और एक उसमें बताई थी साइंस एंड टेक में, कि हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ढूँढना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे ढूँढेंगे हम? पीवाईक्यू के बेसिस पर। जिससे ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उसी टॉपिक को हम लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर टॉपिक्स को हम छोड़ दें। क्यों? अगर आपके पास टाइम है तो आप लगभग छो छोटे-छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो ये जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं आपके, या टॉपिक्स हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, तो सबसे ज्योग्राफी में अगर हम लास्ट ट्रेंड देखें, लास्ट 10 सालों का या 5 सालों का, कहीं से भी देख लीजिए आप, तो क्लाइमेटोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, वो रहेगी जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है? फर्स्ट टॉपिक नाम लिखते जाइए साथ में, फर्स्ट टॉपिक ये रहा। सेकंड टॉपिक है आपका भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है? रिवर सिस्टम, सिर्फ इसमें रिवर सिस्टम नहीं आता, याद रखिएगा इस चीज को। सिर्फ रिवर सिस्टम नहीं आता, रिवर सिस्टम के साथ रिवर बेसिन। ठीक है? बेसिन के साथ कौन कौन सी पहाड़ियां संलग्न हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी विसर्पण करती हैं, मतलब हर चीज अपवाह तंत्र से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो हर चीज आपको पढ़ना है। वो अपवाह तंत्र में शामिल होती है। तो यहाँ पे याद रखने की चीज क्या है, यहाँ पे अपवाह तंत्र का मतलब सीधा सा नदियों से नहीं है, नदियों से संबंधित सभी चीजों से है। ठीक है? अब हमारे कितने टॉपिक हो गए? सिर्फ 2 टॉपिक्स। तीसरा टॉपिक्स क्या लेंगे हम? तीसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे, तो आपको पता होगा मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने की चीज़ ये है कि मैपिंग है, वो अगर आप 100% क्वेश्चन देखेंगे, 100% का मतलब क्या होता है? अगर 4 क्वेश्चन आए, तो 100% यही हो गए कि 25% का 1 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि 1 या 4 क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन ऐसा होगा, अगर 1 साल में 4 मैपिंग के क्वेश्चन आ भी गए, जैसे वैसे कि आते नहीं हैं, मैक्सिमम कितने आते हैं 2 या 3, तो 1 ही क्वेश्चन होगा ऐसा, जो कि आपका स्टैटिक वाले पार्ट से आएगा। ठीक है? वो आएगा आपका, जो मैपिंग वाले 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, वो हमेशा करंट अफेयर से ही आएँगे, जो कि आईआर प्लस मैपिंग में शामिल होता है। ठीक है? तो इसकी अभी मैपिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? हमने क्लाइमेटोलॉजी देख लिया, अपवाह तंत्र देख लिया, सेकंड और थर्ड क्या देखेंगे हम? भारत के भू आकृतिक प्रदेश यानी हिमालय,
सभी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और भू-आकृतिक प्रदेश में क्या-क्या आता है, सभी चीज़ें, ठीक है? तीसरा टॉपिक हमारा ये हो गया। चौथा टॉपिक होगा हमारा क्या, भारत का आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी इसी में आपके खनिज आएँगे, सभी खनिज, मिनरल्स, आपका पेट्रोलियम गैस वगैरह सभी संसाधन वगैरह वो आएँगे, ठीक है? और इसी में आपका क्या आता है, जनसंख्या वाला टॉपिक भी आपका इसी में आता है, जो लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, प्रजनन दर वाला, प्रजनन दर वाला क्वेश्चन पूछा गया ना, वो इसी से पूछा गया। अब मजे की बात क्या है कि लास्ट अगर आप 2 या 3, 4 या 5 साल का देखें ट्रेंड, तो जो जनसंख्या वाला टॉपिक था उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2024 में एकदम पूछ लिया गया। एक्सपेक्ट मैंने भी 2024 में क्या किया था कि जनसंख्या वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है? अब जिसने स्किप कर दिया होगा उसका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि देखिए सभी को पता है अगर वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लेंगे तो उनके 90% क्वेश्चंस यहाँ से उनके टैकल हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी, सेकंड भारत का भू तंत्र, थर्ड आपका भू आकृतिक प्रदेश, फोर्थ आपका कौन सा हो जाएगा, आर्थिक भूगोल, ठीक है? अब इसको कैसे तैयार करना मैं आगे आपको बताऊंगा अच्छे से। अब इसके अलावा अगर आप 2 या 3 टॉपिक्स को और लेना चाहें, देखिए अगर टाइम कम है तो सिर्फ इन 4 टॉपिक्स को कीजिए, ठीक है? 4 टॉपिक्स को कीजिए बस। अगर इसके अलावा थोड़ा-सा टाइम है कि 2 दिन और दे सकते हैं एक्स्ट्रा, 2 दिन और दे सकते हैं, तो इस आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे एग्रीकल्चर के पास, ठीक है? अब एग्रीकल्चर वाला जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो टॉपिक है, वो आपके एनवायरनमेंट में भी आएगा, इकोनॉमी में भी आएगा, ठीक है? इकोनॉमी में और आपका ज्योग्राफी में भी आएगा, ठीक है? अब मज़े की बात क्या है, एग्रीकल्चर से जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो इकोनॉमी में आपके टॉपिक में दिया हुआ है पूरा। तो आप भले ही उनको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मान लें या इकोनॉमी के क्वेश्चंस मान लें, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड भी बताऊँगा कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है? अब और कौन-सा टॉपिक लेंगे हम? अगर हमको टॉपिक लेना ही होगा तो वो होगा वनस्पति वाला टॉपिक, कि इससे लास्ट 2 ईयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेजिटेशन वाला, या आप बोलें जलवायु, ठीक है? जलवायु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सवाना जलवायु कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय है और विषुवतीय है और स्टेपी जलवायु, चीनी तुल्य, ये आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन वाला क्या होता है, अगर आप एक टॉपिक को तैयार करने में अगर 1 घंटा लगा रहे हैं, तो 1 घंटे का जो आउटपुट है वो आपका, अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो बहुत है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन अगर आपका अच्छा सही हो रहा है उससे, तो अच्छी बात है कि आप 1 घंटे में एक क्वेश्चन को अच्छे से सही कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप इसके बाद किसके पास जाओगे? एग्रीकल्चर के पास, और उसके बाद जाओगे समुद्री विज्ञान के पास, यानी आपके पास टोटल मिला के 5 से 7 टॉपिक्स आपके पास हो गए, सिर्फ आपको इतने को पढ़ना है। लेकिन टॉपिक्स तो मैंने आपको बोल दिया कि क्लाइमेटोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी में भी तो कई सारे सब्जेक्ट हैं। कैसे? वर्षा वाला टॉपिक है, पवन वाला टॉपिक है, आपकी जो समताप रेखा है वगैरह वो वाला टॉपिक है, तापमान वाला टॉपिक है, आपका बादल वाला टॉपिक है। तो मैं आपको इसी में मानूँगा, और मैं तभी मैंने आपसे बोला कि अगर टाइम हो तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करेंगे, 4 टॉपिक्स को। अगर टाइम एक्स्ट्रा हुआ तो आप इन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब आपको सोर्स क्या देखना है? सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक से हर एक चीज़ पे आपसे बात करूँगा कि रियल में आपको क्वेश्चन टैकल कैसे होंगे प्रीलिम्स में जाके, ठीक है? ये नहीं कि सोर्स बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए और पढ़ लीजिए, नहीं। कि रियलिटी में तैयार कैसे करना होता है किसी सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के लिए, और ये चीज़ आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है मैंने लास्ट जो वीडियोज़ बनाई उनमें मैंने इस चीज़ पर बात नहीं की हो, लेकिन मैं इस वीडियो में उस चीज़ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है? अब इसमें आवश्यक सामग्री क्या लिखी हुई है, इसको हटाइए क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है सीधा-सा, विजन आईएएस की उससे, ठीक है? सच बोलता हूँ मैं, कुछ किसी चीज़ में फ़िल्टर वगैरह नहीं डालूँगा, इसको हटा दीजिए। अब आप बोलेंगे सब सर सब हटा दिया, अब क्या जोड़ना क्या है इसमें? सिर्फ़ ये जोड़ना है क्या? नहीं, एनसीईआरटी 11th क्लास, जो कि आपको चिल्ला-चिल्ला के बता रहे हैं आपके मेंटर्स और टीचर्स, ठीक है? उसको भी जोड़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, मैं मना नहीं करूँगा ये चीज़ को। अब मैं बताऊँगा कि तैयार कैसे करना है, और अंधभक्ति नहीं करनी है इस चीज़ में, ठीक है? ब्लाइंडली फॉलो किसी को नहीं करना है। सेकंड, 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी, फिजिकल और आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है? 2 बुक्स हैं उसकी। क्या 12th की पढ़नी है अभी? टाइम नहीं है, अभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? अब साथ में और क्या रखना है? ये सोर्स और साथ में आपकी महेश कुमार बर्णवाल। सर अब टाइम नहीं है, इतनी मोटी बुक को कौन पढ़ेगा? सही बात है, बिल्कुल फैक्ट की बात बोली है। मैं बताऊँगा मैंने क्यों बोला इस चीज़ को, ठीक है? अब इसको पढ़ना है, लेकिन क्या पूरा नहीं पढ़ना है। मैंने आपको जो 4 टॉपिक्स बताए, सिर्फ़ वो 4 या 5 टॉपिक सिर्फ़ इससे पढ़ लीजिए। अब इससे क्यों पढ़ना है? सर क्या एनसीईआरटी से अकेले से काम नहीं होगा? आपको पता होना चाहिए ये चीज़। सिर्फ़ टीचर की बातें
आंख बंद करके नहीं माननी होती हैं। वो बोलेंगे 11th की एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं बोलूंगा हाँ पूछे जाते हैं, 24 में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए। लेकिन आप लास्ट 5 ईयर देखो तो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं क्या, लेकिन सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 4 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से पूछ लिए तो सब चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अरे एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। हाँ, 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी पढ़ना है, वो तो अनिवार्य है ही। एनसीईआरटी के बारे में ये नहीं कहूंगा कि अनिवार्य नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ूंगा, आपको पढ़ना है। मैं 50 बार बोलूंगा इस चीज को, ठीक है, 50 बार बोलूंगा इस चीज को। एनसीईआरटी पढ़ना है 11th क्लास के दोनों, 6 to 12 नहीं पढ़ना, अभी टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। 26 वाले हैं वो पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके अलावा क्या करना है कि इसको, इस बुक के बारे में क्यों बोला मैंने, अदर बुक्स क्यों नहीं बोली, किसी के नोट्स क्यों नहीं बोला मैंने, उड़ान बुक्स के बारे में क्यों नहीं बोला, क्योंकि सर आपने इन्वायरमेंट में तो बोला था कि उड़ान की बुक्स पढ़ लो। देखिए, जो बुक अच्छी होगी मैं उसी के बारे में बात करूंगा, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, ना किसी चीज को बोलता मैं एक्स्ट्रा। अब उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, क्यों ये, अब नदियों वाला ये क्वेश्चन दिया, अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी में भी दिया है, मैं ये मना नहीं करूंगा कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर एनसीईआरटी से नहीं आए तो 90% पॉसिबिलिटी होती है कि वो महेश कुमार बंडवाल बुक से आ जाए सीधा सा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते, देखिए ये वाला क्वेश्चन 24 में पूछा गया, विक्टोरिया जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, हुंटू जलप्रपात क्या पूछा गया इस साल? पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे आप, ब्लैक फॉरेस्ट, बोस्जिज रेंज, सॉल्ट, सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत, क्या डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा है? उठा है, ठीक है। अब 21 या 22 का क्वेश्चन होगा पेन्नार नदी वाला, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहाँ मिलेगा, गंडीकोटा कैनियन कौन बनाती है, तो 4 ऑप्शन था उसमें पेन्नार ही था, पेन्नार सही था, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सही होता। पृथ्वी की गतियां, यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाता। जो डायरेक्ट मैंने खुद इसके फोटो खींची है और आपको इसमें मैं क्या प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलिए, अब ये क्वेश्चन आपका 20 या 21 का होगा, ठीक है। इसमें क्या आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां, क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है? पूछा गया ना, पीवाईक्यू याद आ गया होगा आपको देख के, ठीक है। ये जम्मे जीवल लिम्पोपो नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं, कुछ याद आया पीवाईक्यू यहाँ से कि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया। लेकिन आपका कहना हो सकता है कि सर 20 के क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, बुक तो अपडेट होती है। मैंने ये जिस बुक से फोटो खींची है ना, वो 2017-18 वाला एडिशन है, जिसको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, ठीक है, खुद से फॉलो करता हूँ, और इस पर मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कोई नई बुक नहीं खरीदी अभी तक, ठीक है, कोई भी नई बुक मैंने अभी तक नहीं खरीदी है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इसी पर मेरा पूरा विश्वास है। अगर आप चाहें तो 26 जिनको 2026 में एग्जाम देना है वो इस बुक को ले सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी अफोर्ड कर सकते हैं इस बुक को, वो अभी ले लीजिए, 25 वाले भी ले सकते हैं। जो नहीं कर सकते, दोस्त से बोलिए कि व्यवस्था करके दे, कहीं से पीडीएफ वगैरह मिली जाएगी, टेलीग्राम पे डली हुई है, सबको पता है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मुझसे मत मांगिएगा, अभी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, दोस्तों से बोल दीजिए, 5 से 6 दोस्तों से, वो खुद व्यवस्था करके आपको दे देंगे। लेकिन अब करना क्या है, ठीक है। अब बात हो गई यहाँ तक, तो आपको एक तो प्रूफ पता चल गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लूँ मैं आपसे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एनसीईआरटी से तो आपके कुछ, देखिए 12 क्वेश्चन पूछे हुए, मान लीजिए एग्जाम्पल एवरेज अगर मैं देखूँ हर साल का, 12 में से 5 से 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ लिए भी जाएंगे, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है, अगर वो महेश कुमार बंडवाल से पूछ जाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लीजिए, ठीक है, प्लस कर लीजिए, तो क्या अच्छी बात नहीं है? अब आपको पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ एक दिन में इजीली, क्योंकि देखिए इस टाइम पे आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी मुझे पता है, और आपको स्पीड बढ़ानी भी है, एक दिन में आप 11 की एनसीईआरटी आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, वो भी हाईलाइट करके। हो सकता है 1.5 दिन लग जाए, मतलब आज का दिन पूरा और आपका कल का दिन आधा, ठीक है। तो 1.5 दिन में आपने पूरा क्या एनसीईआरटी पढ़ लिया बहुत अच्छे से, बिल्कुल आंखें गड़ा के, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ लिया उसको। अब क्या करेंगे आप, जो 5 टॉपिक्स हैं उन 5 टॉपिक्स को अभी नहीं देखना है एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम पे, एनसीईआरटी पूरी अच्छी से पढ़नी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उनको आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कि कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया उनसे, ठीक है। अब हाईलाइट करते जाना साथ में, तो ये पॉइंट में लिखिए आप कि एनसीईआरटी पढ़ते समय हाईलाइट करना है। उसके कारण मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, क्यों, वो कॉन्शियस माइंड में आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब जो 5 टॉपिक्स आपको देखने हैं, महेश कुमार बंडवाल से आपको सिर्फ 1 दिन का काम है, सिर्फ 1 दिन का। अगर मैं भी फॉलो करता तो मुझे भी 1 ही दिन लगता है सिर्फ इस चीज़ को करने में, ठीक है। और मैं तो आपसे भी क्या होऊंगा, आपसे मेरा माइंड होगा वो वीक होगा, ठीक है, हो सकता है। हैं, तो आप तो ज़्यादा स्मार्ट हैं,
ठीक है, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप कर ही लेंगे, मुझे विश्वास है आप पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो 5 टॉपिक्स सिर्फ महेश कुमार बंडवाल से पढ़ना है। हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, जो सब चिल्ला-चिल्ला के बता रहे हैं, जो चिल्ला के इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैंने इसको भी बता दिया। 5 टॉपिक इससे तैयार कर लिए। कितने दिन में हो गए? 3 दिन में हमने ये किया। अब चौथे दिन करना क्या है? और इससे पहले क्या करना है? अब मैंने एनसीईआरटी पढ़ने की बात की, इसको पढ़ने की बात की, लेकिन जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे होंगे या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे, जिनको पीवाईक्यू का महत्व पता तो है, लेकिन तरीके से नहीं पता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें या क्या नहीं पढ़ें और क्यों पढ़ें, समझ में नहीं आता कि इसके 2 कारण हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यू आपको 2 तरीके से पढ़ना है, इसके कारण भी 2 हैं, क्यों? पहले जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उससे जस्ट पहले 1 घंटे में जितने भी पीवाईक्यू पढ़ सकते हो, याद नहीं करना है, ठीक है? याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। इससे होगा क्या? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये क्वेश्चन है 2024 के। आपको ये पता चलेगा कि अगर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, यानी वायुमंडल से क्वेश्चन आ रहा है, इंसोलेशन वाला टॉपिक है ये, सूर्य तप बोलते हैं इसको, इंसोलेशन वाला टॉपिक है, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं। अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो यूपीएससी पूछ कैसे रहा है? अब वो ये तो नहीं पूछता ना कि सूर्य तप से कितनी यूनिट यहाँ छोड़ रहा है, कौन कितना परावर्तित कर रहा है, उसने कितना नहीं पूछा, कर कौन रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ तो रहा है उस टॉपिक से, लेकिन कैसे पूछ रहा है, ये फर्स्ट उदाहरण। सेकंड उदाहरण, अगर हम तापमान पढ़ रहे हैं तो तापमान वो ऐसे थोड़ी पूछ रहा है कि भारत का तापमान फरवरी में कितना होता है। क्वेश्चन तो ये भी है, लेकिन यूपीएससी क्या पूछता है, जो समताप रेखाएं हैं वो जनवरी में कहाँ रहती हैं और जून में कहाँ चली जाती हैं, क्यों खिसक जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेकंड, पीवाईक्यू क्यों पढ़ना है? अब क्वेश्चन पूछा है, ये पूरी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है कि कॉफी कहाँ ज्यादा है, इसने ये भी पूछा है कि यूरेनियम से क्वेश्चन पूछा है, कब? 2023 में। इसने तांबे से भी क्वेश्चन पूछा है, इससे लास्ट ईयर्स में। नदियों से अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कभी पूछा उसने उत्तर से दक्षिण की ओर, किसकी? पहाड़ी पूछा उसने, पर्वत श्रृंखलाएं पूछा है ना, एक बार पूछा है, आप सभी को पता होगा। तो इससे आपको पता चलेगा क्या चलेगा। मैंने आपसे क्या बोला, सिर्फ सिर्फ 1 घंटा दीजिए बस इस चीज को, ठीक है। अब 1 घंटे देने से क्या होगा? 1 घंटे में मैं मानता हूँ आपके, आप लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना, इससे आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है वो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्रह्मांड से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो ब्रह्मांड से ये नहीं पूछ रहा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी, ठीक है। वो ये पूछेगा कि सुपरनोवा क्या है, ठीक है। सुपरनोवा के आगे लिख देगा कुछ अलग सा, कि तारों का पुंज है, नहीं, तारों का विस्फोट है, मतलब जो विस्फोट हुआ था ना एकाकी अणु में, तो वो है ये सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। अब इससे आपको ये पता चलेगा 1 घंटे में। इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है 1 या 1.5 दिन में। इसके जस्ट बाद पूरा 1 दिन, दिन की बात मैं 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना आप पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर आप 12 से 16 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आप इजीली इसको 1 दिन में इजीली खत्म कर सकते हैं। अब हो गए आपके 2 या 2.5 दिन, ठीक है, 2.5 डेज आपके खत्म हो गए यहाँ पे। अब और आगे क्या करना है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप। ठीक है, अब 2.5 दिन हो गए आपके। अब आपको इसके बाद करना क्या है, सब्जेक्ट क्या आपका तैयार है पूरा। आपको लगेगा कि आपका 100% टॉपिक तैयार हो चुका है, लेकिन आपको अंदर से भी लगेगा कि क्या मैं कोई फैक्ट भूल ना जाऊं। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब पहले बात करता हूँ मैं पैमाने की, ठीक है। जो मैंने आपको चीजें बता दी वो पैमाने का हिस्सा ही थी, लेकिन मैं आपको बात करने वाला हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाता है, और इस पैटर्न को आप हर एक सब्जेक्ट पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, मैं बात करूंगा किस पर, पैमाना। पैमाना 3 टाइप से होता है, ठीक है। ज्योग्राफी में को लेकर चलूंगा मैं इसमें, आप हर एक सब्जेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। सेकंड है आपका
PYQ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ वैसे तो आपके पास PYQ। तीसरा प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें अभी माइक्रो लेवल पे हम लेके चलेंगे, तो वो है नॉलेज। कौन सा? अगर ज्योग्राफी की बात करूं मैं तो कॉन्सेप्ट, ये बात है फैक्ट, और एक है एप्लाइड मतलब अगर आपसे सूर्य तप वाला क्वेश्चन पूछा गया तो वो अप्लाई करके पूछा गया कि इससे ठंडक बढ़ेगी या गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, यही तो पूछा गया। तो ये क्या अप्लाइड फॉर्म है इसका। अप्लाइड फॉर्म का सीरियस मतलब क्या होता है? बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे, उनको क्या लगता होगा कि सर समझ में नहीं आता, सब बोलते रहते हैं कि अप्लाइड पूछता है, अप्लाइड पूछता है। इकोनॉमी में भी पूछते हैं कि अप्लाइड पूछता है क्वेश्चन। तो इकोनॉमी में तो वो क्या है, अप्लाइड का मतलब क्या होता है? मतलब वो ये है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है, मैं आपसे ये बोलूंगा कि पवन चक्र पढ़ा हो आपने कभी? पढ़ा होगा, जब ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपने पढ़ा ही होगा कि पवन चक्र ये पृथ्वी है। आपने ये वाला चित्र जरूर पढ़ा होगा कि ये ITCZ वाला एरिया है, ठीक है, ITCZ वाला, डोल ड्रम भी बोलते हैं इसको, बीच में डोल ड्रम वाला एरिया हो जाता है। 5 किलोमीटर पूर्व, सॉरी उत्तर, 5 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, ये डोल ड्रम वाला एरिया है। ये आपका क्या है? निम्न दाब, निम्न, उच्च दाब ये है, उच्च दाब निम्न दाब की ओर क्या बढ़ेगी, पवनें आएंगी, यहाँ से उठेंगी, यहाँ गिरेंगी। तो ये आपने पूरा चक्र पढ़ा होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप किसी और को ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, आपको पता है इस चीज को, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप अप्लाइड फॉर्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका वो क्या करना है, इसका करना क्या है, तैयार कैसे करें इस चीज को, ठीक है। अब प्रैक्टिस मिट गई, थोड़ी सी बात करता हूँ, ठीक है। तो अप्लाइड वाले क्वेश्चन तैयार कैसे करने हैं? कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन होते हैं पढ़ने से, कि जो मैंने सोच पढ़ा है वो पढ़ लिए। फैक्चुअल वाले वो भी पढ़ने से। अप्लाइड वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। वही प्रैक्टिस कहाँ से आ गया? ये वाला, ठीक है। अब अगर आपका कोई टॉपिक अच्छा तैयार नहीं है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अभी जाइए किसी अच्छे टीचर की वीडियो निकाल लीजिए, 3 या 4 घंटे की, 5 घंटे की हो, 5 घंटे की पूरा क्लाइमेट अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी टाइम है, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको फिल्म निकालना ओवरऑल, भले ही आपको कुछ करना पड़े इसके लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बात की थी? नॉलेज, PYQ और प्रैक्टिस, ठीक है, आपका पैमाना था, ठीक है। नॉलेज की मैंने बात क्या कर ली कि सोर्स को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये बात मैं कर चुका हूँ। अप्लाइड वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? प्रैक्टिस से करने हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। अप्लाइड वाले क्वेश्चन और आपका क्या, अप्लाइड हो गया, ये फैक्चुअल हो गए। फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बुक बता दी, सोर्स बता दिया। तो ये बात हुई नॉलेज वाली, सोर्स से, और बता दिया कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो अभी क्लास ले लीजिए, ठीक है, कोई बस कोई सा भी टॉपिक। और PYQ कैसे पढ़ना है? PYQ 1 घंटा पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले NCERT जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके जस्ट बाद जब आप इसको पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद 2013 से लेके, अगर पॉसिबल हो तो 2000 तक ले लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो 2013 लीजिए, 13 से लेके 2024 तक। जो PYQ का एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जो सबसे बेस्ट किसका है? धर्मेंद्र जागर सर का है। बार बार बोलूंगा, जो अच्छी चीज है उसी के बारे में बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए महेश कुमार बंडवाल की किताब अच्छी थी, मैंने उसके बारे में बोला। उड़ान की जो इन्वायरमेंट वाली बुक थी वो अच्छा था, तो मैंने उसके बारे में अच्छा बोल दिया, ठीक है। तो धर्मेंद्र जागर सर की वीडियो उस वो सॉरी बुक अच्छी है, तो उस बुक के पूरे एक्सप्लेनेशन को पढ़ना नहीं है, रट लेना है। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर 12 क्वेश्चन आए ना, 12 में से 3 या 4 क्वेश्चन ये मानिए कि बस उस एक्सप्लेनेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो PYQ कैसे पढ़ने हैं? बहुत तरीके से, यानी पूरी दम लगा देना है इस चीज में, याद कर लेना है पूरा, ठीक है। अब उससे होगा क्या? PYQ हमारा सेक्शन खत्म। अब बात हुई प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जिन 5 टॉपिक्स की मैंने बात की, उन 5 टॉपिक्स से जब भी आप इस चीज को खत्म कर दोगे पूरा, ये कि आपने पहले PYQ पढ़ा 1 घंटे, फिर NCERT पढ़ा, फिर इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए महेश कुमार बंडवाल से, इसके बाद PYQ अच्छे से पढ़ लिया, ये काम हो गया आपका कितना? 3 दिन में या 3.5 दिन में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस। घटना चक्र को उठाइए। सिर्फ वो जो 5 टॉपिक्स आपने पढ़े थे, किससे? आपने महेश कुमार बंडवाल से। 1 मिनट इसको क्लियर कर दूं। महेश कुमार बंडवाल, महेश कुमार बंडवाल, ठीक है, MKB। उससे जो 5 टॉपिक्स आपने पढ़े, उन क्वेश्चंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, MCQs किससे?
किससे करनी है? घटना चक्र से। घटना चक्र से। अब इसका कारण मैं बताऊंगा आपको। कारण ये है, अप्लाइड वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे आप जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। वो भी कितने? लगभग 300 से लेके 400 क्वेश्चंस। ठीक है, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब जस्ट इसके बाद आप टेस्ट देना चाहें तो एक टेस्ट दे दीजिए, कोई सा भी, सेक्शनल, वो भी पूरा नहीं, पूरा सेक्शनल दीजिए ज्योग्राफी का। उसमें आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, अंक बिल्कुल मत देखिएगा। अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 20 भी सही हुए हैं, मार्क्स नहीं देखना है बिल्कुल। सिर्फ ये देखना है किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो गए, किस क्वेश्चन के टॉपिक गलत हो गए, और किस टॉपिक से क्वेश्चन सही तो हुए लेकिन कंफ्यूजन था आंसर देने में। वो तो भगवान की कृपा से वो क्वेश्चन आपका सही हो गया टेस्ट में। ठीक है, तो उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और दोबारा से रिवीजन कर डालो। बस ये हो गई टेस्ट की बात। और जस्ट इसके बाद डेली, आपको डेली करना है ये काम। PYQ की प्रैक्टिस शीट जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यूपीएससी हिंदी ओएस पर, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी की जो सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं उसकी भी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी जाइए वीडियो में नीचे, और जिस सब्जेक्ट में भी आपको थोड़ी सी भी परेशानी है, ईमानदारी से बोलता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, उस सब्जेक्ट वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और उन PYQ की प्रैक्टिस करनी है क्यों? उसी से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी रियल में पूछना क्या चाहता है, और क्या आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे होगा क्या? हमने पैमाने की बात की थी। क्या पैमाना क्या था? नॉलेज, ठीक है, PYQ और आपका क्या? टेस्ट। ठीक है, नॉलेज में क्या बात थी? फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और अप्लाइड वाला फॉर्म। ठीक है, PYQ में जस्ट हमको थीम निकालनी थी, क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आते हैं। अब आपका क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमने क्या किया? MCQ सॉल्व किए, टेस्ट भी दे दिया एक, और PYQ प्रैक्टिस भी कर ली। अगर इस पैमाने से आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, लिख कर ले लीजिए मुझसे, स्टाम्प पेपर पे मैं साइन करके दे दूंगा। अगर ऐसे आपका सब्जेक्ट तैयार है तो प्रीलिम्स में कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। और साथ में आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव अप्रोच, कि आपको लगना चाहिए अंदर से कि अगर मेरे सब्जेक्ट तैयार है तो इजीली मेरा आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। और आपको कमेंट में लिख के जाना है, आई विल क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर। ठीक है, लिख के जाना है कि मैं इस साल यूपीएससी प्रीलिम 2025 को निकाल दूंगा, क्लियर कर लूंगा। आपको लिख के जाना कमेंट में, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। आपने एक चीज सुना होगा, जो भी चीज आप बोलते हैं वही चीज हो जाती है। क्यों? यूनिवर्स की थ्योरी है, आइंस्टाइन की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं उनकी बुक से। ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट ने बोला है, और हमारे जो घर वाले हैं, फैमिली मेंबर्स, वो भी यही बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो। ठीक है, तो जितना आप सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। तो हमेशा बोलते रहिए कि इस साल आप इजीली एग्जाम क्लियर करेंगे, चाहे आपको कुछ करना पड़े। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना है, और आपको ये भी लिख के जाना है कि ज्योग्राफी की ये स्टडी वीडियो आपके कितने काम आई। ठीक है, और क्या आपको अच्छी लगी ये वीडियो, वो लिख के जाना है। अगर उसको भी नहीं लिखना है तो मत लिखिए, आप सिर्फ ये लिख के जाइए कि आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। ठीक है, सब इतना लिख के जाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।